एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो चलो फटाफट से अब वीडियो शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड मॉमी टॉक। सो गाइस, जब भी हम कंसीव करते हैं और हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है जाकर के डॉक्टर से मिलना और उनसे बात करना, जिसके बाद हमारे जो प्रीनेटल चेकअप्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन पहली बार हम माँ बनने वाले हैं और अभी तक हम किसी गायनो को जानते नहीं हैं, और किस तरीके से हम अपनी गायनो को सेलेक्ट करें, कौन सा डॉक्टर हम सेलेक्ट करें और डिलीवरी के लिए कौन सा हॉस्पिटल हमारे लिए सही होगा, परफेक्ट होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हर माँ के मन में आते हैं, हर फर्स्ट टाइम मॉम के मन में आते हैं, हर प्रेग्नेंट लेडीज के मन में आते हैं। और आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और अभी सेकंड प्रेगनेंसी में भी मैंने फॉलो करी, और उसके आधार पर ही मैंने अपनी डॉक्टर का सिलेक्शन किया और अपने हॉस्पिटल का भी सिलेक्शन किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो कहाँ होने वाली है और आपके जो प्रीनेटल चेकअप्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं। बहुत सारी लेडीज़ की यहाँ पर ये बात होती है कि उनका जो बेबी है वो डिलीवर तो उनके मायके में ही होगा या फिर उनके ससुराल में ही होगा अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो ऐसे कंडीशन पर, ऐसे सिचुएशन पर आपके जो चेकअप्स होते हैं वो कहीं और होते हैं, और फिर बाद जब डिलीवरी होती है वो कहीं और होती है। तो दोनों ही तरह के जो डॉक्टर होते हैं शुरुआत में और बाद के, वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं और एक जो ट्यूनिंग होती है डॉक्टर के साथ में वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब ऐसा होने वाला है और आपको पता है कि ऐसा होना है, तो पहले तो आप दोनों ही जगह एक अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करें, ढूंढें, पता लगाएं और उनसे बात करके रखिए। और ऑन कॉल, व्हाट्सएप पे, जैसे भी अवेलेबल हो पाए डॉक्टर, आप उनसे बात करिए, फिजिकली भी आप बात करके आइए, मिल के आइए और अपने चेकअप्स को रेगुलर रखिए। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टर का सिलेक्शन हम कैसे करें, क्योंकि हमें समझने वाला एक सही व्यक्ति होना चाहिए। डॉक्टर जब तक हमें समझेगा नहीं तब तक हमें कंफर्ट भी नहीं फील होगा और पूरी तरीके से हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे एज अ पेशेंट एंड एज अ वुड बी मॉम, जो कि हमें होना चाहिए। जब तक हम खुद तसल्ली हमें नहीं होगी तब तक हम कैसे कुछ और फॉलो कर पाएंगे। तो इसके लिए आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप क्विकली विद इन अ मिनट, फिंगर टिप्स पे काउंट करके आप फटाफट से सारी चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हो, ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। सो ना मेक श्योर कि आपने एक बार अच्छे से गूगल सर्च किया है, आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया है आपके अराउंड इंटरनेट पे भी और लोगों से बातचीत करके भी। और आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी गाँव में रह रहे हैं, जिस भी जगह पे रह रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो नॉर्मल सिटी या फिर वो मेट्रो सिटी है, आपको अच्छे से जानकारी निकालनी है डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर के पैनल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, कि वो डॉक्टर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कितना रहा है अपने फील्ड में, वो गायना कैसी हैं, उनके लिए जो रिव्यूज़ आए हैं, फीडबैक आए हैं, वो कैसे हैं, पेशेंट के रिव्यूज़। एंड गूगल पे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे और बहुत सारी मेडिकल वेबसाइट्स भी दी हुई हैं जिस पे आपको डॉक्टर के जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं एंड रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से चेक करके मैंने भी मेरी डॉक्टर का सिलेक्शन किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हमें माउथ टू माउथ पता चल गया था डॉक्टर के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में, और टच वुड हमें एक अच्छी डॉक्टर मिली, पूरा अच्छा गायनों का पैनल मिला और मेरी डिलीवरी बहुत आसान हो गई और हॉस्पिटल जो मुझे मिला वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो डॉक्टर से मैं चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ वो उसी हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर मेरी डिलीवरी होनी है बाद में। तो ये पॉइंट मैं थोड़ा माइंड में रखती हूँ और आपको भी आई गेस रखना चाहिए इफ़ यू आर कंफर्टेबल ना। उसके बाद डॉक्टर के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जब भी आप डॉक्टर का सिलेक्शन करो। मेक श्योर कि आपने ये ध्यान दिया हो कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना रहा है, कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर जो बुजुर्ग डॉक्टर होते हैं वो भी मुझे नहीं समझ में आते हैं, और बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में अब ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सारे ही डॉक्टर अपने जगह पे अच्छे होते हैं, सभी को अपनी उतनी ही नॉलेज होती है और उतने ही अच्छे तरीके से वो अपने पेशेंट को डील भी करते हैं। तो ये एक बात थोड़ा आप ध्यान में रखिए और इसके बाद रिव्यूज़ चेक करिए, क्योंकि पेशेंट का रिव्यूज़ फीडबैक बहुत मैटर करता है, ये भी आप चेक करें हर जगह। इसके बाद आप फिजिकली भी डॉक्टर से मिल कर के आएँ, चेकअप के लिए जाएँ और मिल कर के आएँ।
और 2-3 चेकअप में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि डॉक्टर कैसे हैं, क्या वो हमारी बातों को समझ पा रहे हैं या फिर ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऑल्सो आप लोगों से भी बात करें, माउथ टू माउथ भी बात करें और आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आस-पास के जो भी नेबर्स आपके रहते हैं, जहाँ पर आप रह रहे हो, रिलेटिव्स अगर वहाँ कोई रह रहे हैं तो उनसे भी बात करिए और डॉक्टर के बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या वो इनको जानते हैं या फिर किसके पहचान में ऐसा कोई डॉक्टर है, नॉलेज में ऐसा कोई डॉक्टर है जो आपकी बेहतर हेल्प कर सकता हो। इस तरीके से आप अपने लिए एक सही डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स के सिलेक्शन में, आपकी गायनों के सिलेक्शन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपका डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल हो। जब आपको नीड हो, आपको परेशानी, आपको मिलना है, आपको डॉक्टर से बातचीत करनी है, तो वो डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा हो कि हमें ज़रूरत पड़ी और डॉक्टर कहीं बिज़ी है या फिर वो ओटी में है या फिर किसी पेशेंट के साथ में वो बिज़ी और आपको समय नहीं दे पाया, तो थोड़ा-सा मूड ऑफ हो जाता है, डिस्टर्बेंस भी होती है और बहुत ज़्यादा तनाव भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके जो डॉक्टर हैं वो कॉल पर एंड व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। अगर कॉल नहीं ले पा रही हैं, मिल नहीं पा रही हैं आपसे तो आप व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब डिलीवरी के लिए या फिर जो प्रीनेटल चेकअप है हमारे, पोस्टनेटल चेकअप है हमारे, इसके लिए जो हॉस्पिटल है वो कैसा हो, उसका सिलेक्शन हम कैसे करें। सबसे पहले तो आप जब भी आप डॉक्टर का सिलेक्शन कर रहे हैं, आपने कोई डॉक्टर सिलेक्ट किया और अगर वो किसी हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं, देखते हैं पेशेंट को, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसी हॉस्पिटल को सेलेक्ट करो जहाँ पर वो डॉक्टर मैक्सिमम टाइम अपना दे रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेस्ट प्लेस आपको नहीं मिल सकती है। इसके बावजूद भी अगर आप जो हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हो तो कुछ बातें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। पहला कि हॉस्पिटल आपके रीच में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 5 टू 10 किलोमीटर्स के बीच में ही होना चाहिए विदाउट एनी ट्रैफिक, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी आती है तो आप क्विकली पहुंच जाओ। इनफैक्ट अगर आप अकेले भी हो तो आप कैब करके जा पाओ, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। जब हॉस्पिटल अच्छा होता है बट बहुत दूर होता है तो बहुत दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके बाद भी आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपकी जो भी नीड है आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए आपके हॉस्पिटल में हो, डिलीवरी रूम में, डिलीवरी के बाद आपको जो रूम अलॉट किया जाता है उस रूम में, एंड बेबी केयर से रिलेटेड लाइक एनआईसीयू वगैरह आपको उसी हॉस्पिटल में मिल जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सब भी आप ध्यान दें आपके हॉस्पिटल के सिलेक्शन के टाइम पर। बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि हॉस्पिटल तो अच्छा होता है, घर के पास भी है, लेकिन जो एनआईसीयू होता है यानी कि जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी केयर जो डिपार्टमेंट होता है वो हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो कहीं बाहर बनाया हुआ होता है या फिर किसी और हॉस्पिटल में होता है। तो वहाँ से बच्चे को ऑब्जर्वेशन केयर जो होती है 24 आवर्स की वहाँ पर भेजा जाता है। तो मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि बच्चे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, माँ से वो ऑलरेडी इतना दूर है और एक पूरा दिन वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में है, माँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में है, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि जो भी हॉस्पिटल आप सिलेक्ट करो वहाँ पर एनआईसीयू फैसिलिटी भी हो। ऑल्सो इसके बाद आपकी डिलीवरी सीजर होने वाली है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, आप एपिड्यूरल लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, या फिर अगर आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एट दैट मोमेंट जब आपकी डिलीवरी का टाइम आता है, तो उसके अलावा और कौन सा बेस्ट गायनो है वहाँ पर जो कि आपकी डिलीवरी में हेल्प कर सकती है या फिर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकती है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि जिस हॉस्पिटल में आप एनरोल कर रहे हो आपकी डिलीवरी के लिए, वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें मौजूद हों। ऑल्सो आज के समय को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल का क्लीन होना, साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप ध्यान दें कि जिस भी हॉस्पिटल में आप एनरोल करने वाले हो, वो हॉस्पिटल साफ़-सुथरा हो, क्लीन हो, स्टाफ अच्छे हों, वेल बिहेव्ड हों, वेल एजुकेटेड हों और जब भी वो डील करे पेशेंट के साथ में तो थोड़ा-सा हम्बल तरीके से डील करें, थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील कराएँ अपने पेशेंट को। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में पहुँचे और एकदम रश में हैं, उनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है या फिर उनको बस अपने काम से मतलब है और किया और फटाफट रफ़ा-दफ़ा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं, मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपना डिसीज़न जो है वो चेंज करिए और दूसरे हॉस्पिटल में स्विच करिए, क्योंकि जब आपका फाइनल डिलीवरी टाइम आता है, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो थी कुछ बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल के सिलेक्शन के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पर्सनली खुद भी हमको फ़ील होती है और हम ध्यान रखते ही हैं।
बट ये बातें हमारे माइंड में होनी ही चाहिए। अक्सर होता है कि हम बिज़ी इतना होते हैं कि हम खुद भी ध्यान नहीं दे पाते, बट रिमाइंड करा दो तो माइंड में वो सारी बातें अच्छे से फिक्स हो जाती हैं। तो बस इतना ही था आज का टॉपिक, और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। सो स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।